हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक विद अ न्यू अकाउंटिंग थ्योरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ द थिंग इज दैट हम लोगों ने ये सीखा कि अकाउंटिंग क्या होता है, राइट। अभी देखो फिर से मैं वही सेम कॉन्सेप्ट ही लागू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो दो पार्ट हो गए। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग एंड द सेकेंड टर्म इज स्टैंडर्ड। अभी आप अगर इस टर्म को भी ब्रेक करो ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग पे चर्चा किया। सर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर वे। हाँ, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप अकाउंटिंग को बेसिक तौर पे यही समझो कि जब भी कोई आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो ऑब्वियसली आपका मकसद क्या होता है। अभी आप देखो, ये है रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी रिकॉर्डिंग तो बहुत टाइप का होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, नॉन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। अब किसी भी तरह से आप भी आपको लगता है कि सर मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई लेन देन किया, उसको एक डायरी में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। बाद में कभी ऐसा भी होता है कि आपको खुद का ही डायरी खुद को ही नहीं समझ में आता है कि आपने लिखा क्या है, तो औरों को क्या समझ में आएगा। चूंकि आपका लेन देन बाहर वालों के साथ हो रहा है और हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर गया है कि ये ग्लोबल लेवल पे, मल्टीनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। तो अभी आप किसी भी तरह से अकाउंटिंग करोगे तो हो सकता है कि सामने वालों को ये ना समझ में आए, क्योंकि देखो आपके बिजनेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने आपको क्रेडिट दे रखा है, जिनसे आप क्रेडिट लेना चाहते हो फ्यूचर में, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है आपके, राइट। तो अगर उनको अकाउंटिंग समझ में ना आए तो ऑब्वियस सा बात है कि वो आपके अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आपके बिजनेस में पैसा लगाना नहीं चाहेंगे। तो आप अकाउंटिंग को इस वे में प्रेजेंट करो जिसे सबको समझ में आ जाए। दैट इज वाई अकाउंटिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। तो अभी आप दो लोग अगर दो अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे होते हो, जाहिर सा बात है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो अगर लैंग्वेज एक कॉमन हो, बात करने का तरीका सेम हो, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम एक दूसरे को समझ में आएगा। तो अभी अकाउंटिंग हमारा कॉमर्स का लैंग्वेज होता है, जिससे कि दो बिजनेसमैन, दो प्रोफेशनल्स आपस में एक कॉमन टर्म में बातचीत करते हैं, करेक्ट। तो अभी मैं बोलूं कि रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है इन सिस्टमैटिक मैनर, राइट। तो सर अगर हम लोगों ने सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर दिया तो सर मोटिव क्या है। बेसिकली हमारा जो मोटिव है, देखो हमारा मोटिव है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एनालिसिस करके हम लोग क्या जान पाएंगे, राइट। अभी हम लोग अगर एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो भी आप देखो एनालिसिस करके मुझे जानना है कि रिजल्ट क्या आया, करेक्ट। उसका क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस। तो अभी आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि जिस बिजनेस में आप कंटिन्यू कर रहे हो फ्यूचर में भी उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका पता लगाने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उससे एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारा एनालिसिस करने का, जैसे हमारा रेशियोज होता है। आगे के चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं अभी बात करूं तो अभी आप देखो, जब आप एनालिसिस करते हो ना तो आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। वो टूल्स क्या होते हैं, रेशियो, अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके अलावा आपके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आप बनाते हो, जैसा कि इस ईयर आपका परफॉर्मेंस बिजनेस का कैसा रहा कंपेयर टू द प्रीवियस वन, या फिर इंटरफॉर्म कंपैरिजन। अगर आपको लगता है कि सिमिलर बिजनेस में आपका बिजनेस जिस वे में परफॉर्म कर रहा है
सेम सेम बिजनेस अगर किसी और का भी है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या हम लोग उससे आगे हैं या उसके मुकाबले में हम लोग पीछे हैं। अगर हमारा आगे है तो हम लोग और किस तरह आगे जा सकते हैं, और अगर हम लोग उनसे पीछे है तो हम लोग और क्या करना चाहिए, किस तरह से कॉस्ट रिडक्शन करना चाहिए, सेल वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, एफिशिएंसी को किस तरह से हम लोग इंक्रीज करें कि हम लोग उसको कंपीट कर सके, उससे आगे भी बढ़ सके। तो ये सब कंपैरिजन के लिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना जरूरी है, राइट। तो फिर सर हम लोग, हमारा मोटिव, सुप्रीम मोटिव क्या हो गया कि हम लोग ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके रिजल्ट निकालते हैं, ताकि इसको हम लोग उस रिजल्ट को उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट टू यूजर्स। करेक्ट, हम लोग यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। सर अभी यूजर्स कौन कौन होते हैं? यूजर्स अब देखो दो होते हैं, एक हो गए एक्सटर्नल और एक हो गए इंटरनल। और मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर का ब्रॉड डिस्कशन अलग अलग वीडियोस में किया है। आप चाहे तो मेरा प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स क्या है। फॉर द टाइम बीइंग हमारा अभी फोकस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है, तो मैं इस पे एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो कि ना बिजनेस मैनेज करने में नहीं रहते हैं, राइट। हमारा बिजनेस को मैनेज करने में, उनका डे टू डे एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो लोग होते हैं इंटरनल यूजर्स। बेसिकली आप देखो मैनेजमेंट हो गए, इंप्लॉइज हो गए, दे आर इंटरनल यूजर, राइट। मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, मतलब सीधा टर्म ये है कि जो लोग बिजनेस को डे टू डे मेंटेन करने में जिनका रोल है, राइट। और एक्सटर्नल वो है जिन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। जो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, देखो आप अभी एक्सटर्नल में हमारे हो गए क्रेडिटर, हो गए इन्वेस्टर्स, हो गए, करेक्ट। तो मैंने दो एग्जांपल लिया। तो दीज आर द इंटरेस्टेड पार्टीज। उन्होंने अगर आप में पैसा लगाया है आपके बिजनेस में, तो ऑब्वियसली दे नीड टू नो द रिजल्ट। आप रिजल्ट कैसे निकालते हो? रिजल्ट निकालने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपने उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है, और इस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं, करेक्ट। अब द प्रॉब्लम इज कि सर अकाउंटिंग जब हम लोगों ने किया तो अकाउंटिंग एक्चुअली क्या होता है जानते हो? मैं कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप देखो एक प्रॉब्लम क्या आता है। प्रॉब्लम क्या आता है? अभी सपोज कि मैंने दो तीन अलग अलग पर्संस को अपना अकाउंटिंग करने के लिए बोला, राइट। अभी देखो ये है बिजनेस, ये है बिजनेस, ठीक है। इसका अकाउंटिंग करने के लिए मैंने तीन अलग अलग लोगों को बोला, करेक्ट। ये देखो ये तीन अलग लोग हैं, राइट। ये तीनों अकाउंटेंट है, ये ए, बी और ये है सी, ठीक है ना। इन तीनों लोगों को अलग अलग बोला। अब जाहिर सा बात है कि एक सेम अब हुआ क्या जानते हो? उसी सेम ट्रांजैक्शंस को इसने क्या किया है, अपने हिसाब से जब निकाला तो इसका प्रॉफिट निकला है से 20,000। इसने प्रॉफिट कैलकुलेशन किया से 21 और इसने कैलकुलेशन किया प्रॉफिट 22,000, करेक्ट। 20, 21, 22। हुआ क्या है, सबने अपना अपना ओन जजमेंट्स यूज किया कि इसको इस तरह से हम लोगों को रिकॉर्ड करना चाहिए। अभी आप देखोगे कब बहुत सारे ना ऐसे ट्रांजैक्शंस है, बहुत सारा ऐसा अकाउंटिंग एरिया है जहां पे एक से ज्यादा करने का तरीका बताया गया। जैसे अगर आप डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लो तो डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन मेथड में किया जा सकता है, डिमिनिशिंग बैलेंस में मेथड में किया जा सकता है, राइट। अभी आप अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर आप किसी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो तो इन्वेंट्री को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे वैल्यूएशन किया जा सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे वैल्यूएशन किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड है। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स। आप अपना इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हो, या फिर आपने अगर डेप्रिसिएशन लगा रखा है तो उसको। अब जाहिर सी बात है कि किसी पर्सन ने, सबने अलग अलग पॉलिसीज अपनाया। अब सबने अगर अलग अलग पॉलिसीज अपनाया है तो सबका प्रॉफिट अलग अलग आया। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर मैं कौन सा प्रॉफिट को कंसीडर करूं, ठीक है। क्या मेरा ये करेक्ट प्रॉफिट है, क्या ये करेक्ट प्रॉफिट है, या ये करेक्ट प्रॉफिट है? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। यहां पे प्रॉब्लम आके खड़ा होता है, राइट। अभी आप देखो ये जो रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंट
रिजल्ट, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अब इसका सॉल्यूशन क्या हो। नाउ कम्स द क्वेश्चन, अब देखो, अब मैं बता रहा हूं, अब ये पॉइंट स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड, राइट। अब अकाउंटिंग को हार्मोनाइज करने के लिए जितना सारा पॉलिसीज है उसको एक लेवल में सेम लाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड्स बनाया गया, राइट। हम लोग का अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स बनाए गए। आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा कि स्टैंडर्ड्स कैसे इशू होते हैं। तो पहले हमारा डिस्कशन का पार्ट ये है कि सर ये जो टर्म आपने लिखा है अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड, इनका मीनिंग क्या है। तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग वो समझते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड्स जो हो गए ना, ये देखो स्टैंडर्ड्स जो हो गए, दीज आर कॉमनली एक्सेप्टेड, या आप बोल सकते हो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, करेक्ट। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो इन सबको कॉमनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। कॉमनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो आप देख सकते हो जो डिफरेंट आ रहा है, ये जो प्रॉफिट इनका सबका डिफरेंट आ रहा है, वो एक लेवल में जाकर खड़ा हो जाएगा कि हाँ राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए गए हैं, मैंने ऑफिशियल डेफिनेशन अभी तक नहीं दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए गए हैं जो डिफरेंट एरियाज है, जहां जहां पे अलग अलग पॉलिसीज अपनाया जा सकता है, उनको किस तरह से एक लेवल में लाया जाए, करेक्ट। अदरवाइज आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा प्रॉफिट हम लोग करेक्ट है। अगर मान लो ऐसा होता है कि मैंने ये प्रॉफिट सेलेक्ट किया 20,000, तो हो सकता है कि आपको टैक्स कम देना पड़े, बट आपका परफॉर्मेंस, जो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा रिजल्ट निकालना मकसद था, मोटिव, वो पूरा ना हो। आपको ऐसा लगे तो बिजनेस बहुत कम प्रॉफिट कमा रहा है। और अगर बाई चांस आपने 22,000 सेलेक्ट किया, आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं मिस्टर सी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मेरा 22,000 हो रहा है, अगर ये भी करेक्ट नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट अननेसेसरीली ओवर स्टेटेड हो और आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़े। तो हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो या ओवर स्टेटेड हो। और इन सब का होने का सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन इज कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है। तो किस तरह से सबको हार्मोनाइज किया जाए, दिस इज द मोटिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ है। तो मैं आगे की स्लाइड में चलता हूं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो अभी आप देखो इसका जो ऑफिशियल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप बोल सकते हो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है which contains generally accepted accounting policy एंड प्रिंसिपल्स। एंड स्टूडेंट्स, अभी आप देखो ये जो पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स है ना, इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, राइट। ज्यादा इसमें ऐसा ऑर्थोडॉक्स वे में नहीं सोचना है कि सर ये पॉलिसी कब लिखेंगे, प्रिंसिपल्स कब लिखेंगे, इसीलिए मैंने दोनों टर्म यूज किया। फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबली, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन का एक क्रक्स है कि बेसिकली क्या होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, राइट, जिसपे हम लोगों ने बहुत सारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स लिख रखा है। क्योंकि अभी जो मैंने बताया इसका पहले भी, तो हमारा जो बिजनेस होता है हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे लिमिटेड ना हो, ठीक है, और मल्टीनेशनल लेवल, ग्लोबलाइजेशन के ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो द थिंग इज दैट कि आपको ऐसा देखना है कि हमारा जो पॉलिसीज है वो सबके साथ कॉमन हो, क्योंकि अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम अलग हो, फॉरेन का अकाउंटिंग सिस्टम अलग हो। क्योंकि अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप देखोगे कि अगर उनको ऐसा लगता है कि इंडिया का जो अकाउंटिंग सिस्टम है बिल्कुल डिफरेंट है,
तो ऐसा उनको ऐसा फील हो सकता है कि उनका मनी सेफ नहीं है। इसीलिए आप अकाउंटिंग को इस तरह से मेंटेन करोगे कि सबको एक ही तरह का लगे, राइट। तो दैट इज वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो ये बताता है कि हम लोग को कौन कौन सा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको भी हम रिलायबली प्रिपेयर कर सके, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कैसे होते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस हो सकता है। और फर्स्ट, सो आई होप कि अभी तक का जो भी पॉइंट था आप लोग को समझ में आ गया है। अब मैं मूव कर रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं उनको लिख रहा हूँ, फिर एक के बाद एक स्टेप्स को समझाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप इज identification of areas, okay. Second, constitution of study groups. Next, preparation of draft and its circulation. Next we have collection of views of study groups. Next, finalization of exposure draft. Then views in public domain. Next, modification if any. After that AS issue, ओके। तो चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है कि जिन जिन एरियाज में प्रॉब्लम आ रहा है ना, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। इसके बाद इन प्रॉब्लम्स को हमारे यहाँ पे इंडिया में जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट बॉडी है, दैट इज ICAI, उन तक ये प्रॉब्लम पहुंचाया जाता है। उनको बोला जाता है कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आप इनका सोल्यूशन निकालिए। अब ICAI क्या करती है, वो एक स्टडी ग्रुप्स फॉर्म करती है, ठीक है ना। तो ये जो स्टडी ग्रुप है ना, ये जो स्टडी ग्रुप है, पहले एरिया आइडेंटिफाई करके इसको भेजा जाता है ICAI के पास। इसके बाद ICAI डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स फॉर्म करती है। उन स्टडी ग्रुप में सर कौन कौन होते हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारे होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ICAI क्या करती है, जैसे ग्रुप का गठन हो जाता है, इसके बाद ICAI एक ड्राफ्ट बनाती है कि ये प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स को सर्कुलेट किया जाता है डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स में। अब उन डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका व्यूज लिया जाता है कि उनका क्या कहना है, कि इनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद उन व्यूज को फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है। बट इसके बाद उसको पब्लिक डोमेन में भी अपलोड किया जाता है, ताकि पब्लिक का भी व्यूज लिया जा सके। अगर पब्लिक में ऐसा व्यूज आता है कि हाँ कुछ चेंजेस है, और वो चेंजेस उन चेंजेस को अगर रिकॉर्ड करना है तो प्रॉपर हो तो उनका मॉडिफाई किया जाता है। अदरवाइज अगर वो फाइनलाइज हो गए तो आफ्टर दैट फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड, ठीक है ना। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का काम गवर्नमेंट का होता है, और वो होता है कॉरपोरेट। जितने सारे भी कॉरपोरेट एंटिटीज होते हैं उनमें गवर्नमेंट ही इशू करते हैं, और जो नॉन कॉरपोरेट होते हैं, नॉन कॉरपोरेट, उसमें आज भी हमारे इंडिया में ICAI ही इशू करती है, करेक्ट। तो अब स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट पूरा यहाँ तक, ये काम होता है ICAI का, ठीक है। ये फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है। लेकिन ICAI को भी गवर्नमेंट का कुछ बॉडीज है, इंपॉर्टेंटली 2, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है। तो पहला जो है बॉडी, दैट इज NACAS, that is National Advisory Committee on Accounting Standards, okay. And second one is NFRS,
NFRA, नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इनका कोऑर्डिनेशन के बाद ICAI इन सारी चीज़ों को फॉर्मुलेशन करती है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।